हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज झारखंड एकेडमी काउंसिल के लिए कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के द्वारा क्लास 12 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी का जो मॉडल पेपर का सेट 3 है उसको हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दोनों सेट्स को कर लिया है। साथ ही साथ कोडरमा का ऑब्जेक्टिव का सेट 1 और सेट 2 ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर के चेकआउट कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर बीएमटी का तैयारी के लिए क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो देखो, आप लोगों का जो बीएमटी का एग्जाम है वो परसों है, ठीक है। अब अगर एग्जाम आप लोगों का परसों है तो ऐसे में आप लोगों के पास कंफ्यूजन होना नॉर्मल बात है कि इतना कम समय में क्या पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीएमटी में 1-2 चैप्टर पढ़े होंगे या कुछ नहीं पढ़े होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात पहले बता देता हूं कि देखो, झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड का सेट्स जेक का जो मॉडल पेपर आया है सेट 1 का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसको कर लेना अच्छा से। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का जो ऑब्जेक्टिव का 3 सेट और सब्जेक्टिव का 3 सेट्स है उन तीनों सेट्स को कर लेना। देखो, मुझे पता है कि अकाउंटेंसी में जो है वो सेट से बहुत ही कम क्वेश्चन लड़ा है। ऐसे में आप लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है और डर है कि आखिरकार कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का या जेक का मॉडल पेपर से क्वेश्चन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। लेकिन हम जो है बीएमटी का क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एनालिसिस किया और हमको लगता है कि झारखंड एकेडमी काउंसिल और जेक बोर्ड का और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का अगर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर को अच्छे से करते हैं तो उसी के बेसिस पे ही जो है वो सारा क्वेश्चंस आप लोगों का टैली कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर को भी जरूर कर लीजिएगा। देखो, झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड का मॉडल पेपर, कोडरमा का मॉडल पेपर करो ही करो, करो ही करो, करो ही करो। इसके अलावे अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो वो कर लीजिएगा। इसके अलावे भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा चाहे कि सर हम बुक भी पढ़ना चाहते हैं तो अनडाउटेडली अगर आपको मन करे तो आप बुक से भी जो है वो चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजन कर सकते हो। यानी जितना समय आप देना है बीएमटी को उतना समय आप बीएमटी को दे सकते हो। बट मैं पर्सनली उन स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं जो स्टूडेंट्स ने कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है उन लोगों के ट्यूशंस में और उन्होंने बीएमटी का बहुत ही कम चैप्टर पढ़ा है, तो उन लोगों के लिए मैं अभी बोलूंगा कि आप चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को पढ़ने पर ध्यान मत दो, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय चला जाएगा आपका। तो आप लोगों के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड का मॉडल पेपर और सब्जेक्टिव का और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर को जो है अच्छा से करना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव उसी के बेसिस पे ही जो है आपका सारा क्वेश्चन जो है वो लड़ जाएगा, ठीक है। चलो, समय नहीं गवाते हैं, एक एक करके जो है वो सारे क्वेश्चंस को करते हैं। और सेट 3 जो है कोडरमा का वो बहुत ही ज्यादा इजी है, तो आप इसको एक एक करके समझते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए। चलो, देखो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, अनुक्रम 10, 5, 0, -5, -10 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। द टेंथ टर्म ऑफ सीक्वेंस 10, 5, 0, -5, -t डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले आपको ये देख के पता लगाना है कि ये जो सीक्वेंस दिया है वो एपी में है, जीपी में है या एचपी में है। तो बच्चा सिंपल सा बात है, एपी में कैसे पहचानते हैं? तो देखो, कोई भी सीक्वेंस एपी में तब होता है जब उसका डिफरेंस इक्वल होता है, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस जो है वो जीपी में कब होता है? जब उसका कॉमन रेशियो इक्वल होता है। डिफरेंस इक्वल होगा तो वो एपी में होगा, रेशियो इक्वल होगा यानी आर इक्वल होगा, रेशियो इक्वल होगा तो ये जीपी में। तो देखो ना, देख के आप पता लगा सकते हैं, 10 से 5 हो गया तो 5 घटा, 5 से 0 हो गया तो 5 घटा, 0 से -5 हो गया तो 5 घटा, -5 से -10 हो गया तो 5 घटा। तो ये रेशियो नहीं घट रहा है, ये डिफरेंस बराबर है। तो बेसिकली ये जो है आपका सीक्वेंस एपी में है। अब हमको ये पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, यानी 10, 5, 0, -5, -10। और इसी का आपको 10 टर्म निकालने बोला, तो हमको पता है एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है जो 10 है। इसके बाद डी निकलता है T2 - T1, तो यानी 5 - 10 करेंगे तो -5 का डिफरेंस। और n इज इक्वल टू कितना टर्म निकालने बोला है? 10 टर्म। तो हमको पता है फॉर्मूला होता है एपी में Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n - 1 इंटू डी, ठीक है। यानी कि a प्लस ब्रैकेट n कितना टर्म बोला है? 10th टर्म तक। तो 10 - 1 इंटू डी का वैल्यू है -5, यानी कि a + 9 इंटू -5 हो गया। यानी कि सॉरी a की जगह 10 होगा ना, यहाँ a की जगह देखो, a की जगह 10 होगा ना, यहाँ a की जगह a लिख रहे हैं, a की जगह 10 होगा तो फिर 10 होगा, 10 - 9 = 45 हो गया, तो माइनस करेंगे तो -35। देखो -35 कितना है? ऑप्शन नंबर सी पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 ये तीनों सेट्स में पूछा, जेक का मॉडल पेपर में पूछा। बोला गया है ए और बी का गुणोत्तर माध्य है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो हमको पता है जी अगर दो नंबर है ए और बी तो उसका जीएम होगा जीएम इज इक्वल टू रूट ए बी। ठीक है, अगर मान लो तीन टर्म होता ए बी और सी तो इसका जीएम क्या होता, तो इसका जीएम होता ए इंटू बी इंटू सी, रूट ए इंटू बी इंटू सी। ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोला गया है क्रेमर्स रूल इज आल्सो नोन एज, बोल रहा है कि जो क्रेमर्स का रूल है उसको एक और किस नाम से पुकारते हैं, तो आपका 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसको डिटर्मिनेंट्स मेथड यानी इसको सारणिक विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। 4th नंबर पे बोल रहा है द मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज, बोला गया है एक मैट्रिक्स के अंदर में जो नंबर्स होता है उसको हम लोग किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, हम सबको पता है ना कि मैट्रिक्स के अंदर हम लोग चीजों को इस तरह से रो और कॉलम में दिखाते हैं। यहां जो भी नंबर्स लिखा है इसको हम लोग नीचे रो इंटू कॉलम के लिए या तो m इंटू एन में दिखा सकते हैं या तो फिर उसको n इंटू एम में दिखा सकते हैं। मतलब m इंटू एम ये कुछ नहीं है, बस रो इंटू कॉलम को बताता है, या m इंटू एन में दिखाओ या m इंटू एन में दिखाओ या n इंटू एम में दिखाओ, दोनों में इसको दिखाया जा सकता है। तो इसमें ए का भी आंसर सही है, बी का भी आंसर सही है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया समझ में। चलो इसको इरेज करते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ 1 मिनट बस, इसको इरेज कर ले। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे बोल रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा 1 2 3 4 5 6 7। बोला गया 1 2 3 4 5 6 7 का क्या निकालो मीडियन, किसका 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जो नंबर्स है उसको सीरियल नंबर्स में लिखा जाता है। तो देखो ये सीरियल नंबर है, अब यहाँ पे लिखेंगे ये ऑलरेडी सीरियल नंबर में है तो सजाने का जरूरत नहीं है, और अगर ये सीरियल नंबर पे नहीं होता तो पहले सीरियल नंबर पे सजाते तब निकालते। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। अब इंडिविजुअल सीरीज से मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n + 1/2, n का मतलब नंबर, तो 7 + 1/2 यानी कि क्या आया 4th। अब आप ये ध्यान देना कि ये जो 4th है वो कहां पे लाइज करेगा, यानी 4th कहां पे गिरेगा, तो ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये 4th टर्म। पीछे से भी देख लो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म और ये 4th टर्म, यानी आगे से भी उसी में और पीछे से भी उसी में, यानी 4 पे लाइज कर रहा है, 4 पे गिर रहा है, तो इसका जो मीडियन होगा वो आपका क्या होगा 4 होगा। ठीक, हाँ अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ, या डायरेक्ट आप चाहे अगर देख के आंसर बताना चाहते हो तो देख के भी बता सकते हो। देखो हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 था, इसका आपको क्या निकालने बोला था मीडियन। तो इस तरह से सीरियल नंबर पे सजा देना और देखना कि सेंटर में कौन है। सेंटर में तो देखो 4th का राइट साइड में भी 3 डिजिट है, लेफ्ट साइड में भी 3 डिजिट है, तो सेंटर में क्या है, मध्य में कौन है, बीच में कौन है, 4 है, तो 4 इसका आंसर होगा। जैसे 1 2 3 4 5 बताओ तो इसका मीडियन क्या होगा, तो सर इसमें देखो 3 जो है वो बीच में है, क्योंकि इधर भी 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट, तो ये 3 जो है ये बीच में है, तो मीडियन होता 3। समझ में आ रहा है। तो अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट इस तरीके से भी जो है एमसीक्यू में डायरेक्ट भी इसका आंसर जो है वो देख के बता सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर फॉर्मूला है ही n + 1/2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है द वैल्यू ऑफ 10c6 इज, तो वैल्यू निकालने बोला है 10c6 का, तो c का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n/r इंटू फैक्टोरियल n - r, यही होता है। ठीक है, तो n का मतलब होता है ऊपर वाला वैल्यू, तो ऊपर में 10 है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल r, यानी नीचे वाला 6/फैक्टोरियल n - r यानी कि 10 - 6। अब देखो इसको सोल्व करते हैं तो फैक्टोरियल 10 रहेगा, ये फैक्टोरियल 6 हो गया, बाय 10 में से 6 घटेगा 4। अब क्या करेंगे, बड़ा वाले को छोटा करना है, तो फैक्टोरियल 10 को छोटा कर सकते हैं, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, देखो नीचे फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 6 तक ही छोटा करेंगे क्योंकि ये कट जाएगा आगे, तो फैक्टोरियल 6 इंटू 4 को छोटा करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया। अब जो जो वैल्यू जैसे जैसे कट रहा है उसको वैसे वैसे काट देंगे। फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया, 4 से 8 दो बार में कैंसिल हो गया, 2 से 2 एक बार में कैंसिल हो गया, 3 से 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 10 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, 2 बचा। इसके बाद देखो 7 दूनी 14 और 14 दाहिया 140 यानी 140 आया। 140 इसका 1 मिनट को हम कुछ गलत मल्टीप्लाई किए हैं क्या, 10 9 8 7 6। ठीक है,
सॉरी, ये यहाँ पे 2 नहीं है, 2 तो कट गया ना, यहाँ पे 3 बचा है ना, ठीक है। 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 10, तो ये हो गया 210, 210, तो 210 ऑप्शन नंबर ए पे है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको और आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे। तो 7 पे आ गया, तो चलो इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। 5 को इरेज कर रहे हैं, चलो अब आएंगे 6 को इरेज कर रहे हैं, अब आएंगे 7 पे। तो देखो 7 नंबर को भी बनाने का आपके पास 2 तरीका है, एक आप तो या लॉन्ग तरीके से बनाओ या शॉर्ट तरीके से बनाओ। तो सबसे पहले हम आप लोगों को शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं जिसमें आप बना सको। अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव में 3 नंबर का पूछेगा तो इसको आप लॉन्ग टाइप का बनाओगे। तो निकालने बोला है np3 इज इक्वल टू 60, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बोल रहा है np3 इज इक्वल टू 60, तो n निकालने बोला। तो सबसे पहले शॉर्टकट तरीका बता रहे, तो देखो शॉर्टकट तरीका क्या करना है, नीचे जो ये r दिया है, r कितना है 3, देखो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे, ये 3 है, तो ये 3 जो है यानी इस साइड देखो ये 60 है, 60 को आपको, ये 3 है तो 60 को आपको 3 डिजिट में एलसीएम निकालना है 60 का। तो देखो 60 का एलसीएम निकालते हैं, तो 60 का एलसीएम होगा ये 2 बार में, 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, और ये हो जाएगा आपका 3 से 5 बार में। अभी जो नंबर है इसको आपको डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। तो एक डिजिट 5 हो गया, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा और ये 3 होगा, यानी 5, यानी ये जो 60 है उसको कैसे दिखा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 दिखा सकते हैं, या कैसे दिखा सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 5 में भी दिखा सकते हैं। तो अगर 60 को ये ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में तोड़ दिए, अब जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो आंसर होगा। तो सबसे बड़ा डिजिट 5 है तो आंसर होगा आपका 5। ठीक है, आया समझ में। अच्छा सपोज कर लो अगर ऐसे बोलता, सपोज np3 इज इक्वल टू, सपोज कर लो यहाँ 30 रहता, तो अब देखो ये 30 जो है, इस 30 जो है उसको ये 3 है तो 3 डिजिट में तोड़ते। अच्छा अगर np2 इज इक्वल टू 30 रहता तो क्या करते, ये जो 30 है इसको हम लोग 2, यहां चूंकि नीचे 2 है तो 30 को 2 डिजिट में तोड़ते, तो क्या आता 6 इंटू 5 आता, तो बड़ा कौन है 6 है, तो आंसर होता 6। तो इस तरीके से जब आपको वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलेगा एमसीक्यू में, तो आप देख करके भी जो है एक ही लाइन में जो है आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में आपका वो आंसर चेक करेगा ना भाई कि आप किस चीज को टिक मारे हो, वो तो नहीं चेक करेगा आपका सोल्यूशन में तो सब्जेक्टिव में चेक करेगा। तो आओ आप बताते हैं कि अगर यही क्वेश्चन अगर आपको लॉन्ग में पूछा तो लॉन्ग में आप इसको किस तरीके से बना सकते हो। देखो लॉन्ग में बनाने का भी एकदम सिंपल तरीका है, ध्यान से देखना। क्या करेंगे, सबसे पहले ये बोला गया है 10p3 इज इक्वल टू 60, यही था ना, तो इसको फॉर्मूला में लिखते हैं। तो npr के फॉर्मूला में है, तो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, यानी n-3 इज इक्वल टू 60। अब ये n रूट फैक्टोरियल n बड़ा है तो इसको हम लोग छोटा करेंगे, तो फैक्टोरियल n-1 n-2, और नीचे देखो n-3 है तो फैक्टोरियल n-3 तक छोटा होगा, बाय नीचे फैक्टोरियल n-3 है इज इक्वल टू 60। अब देखो ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपका n-1 n-2 इज इक्वल टू 60। अब आपको क्या करना है कि देखो n-1 n-2 ये 3 डिजिट है, तो ये 60 को भी आपको 3 डिजिट्स में तोड़ना है। तो n-1 n-2, अब 60 को 3 डिजिट में तोड़ेंगे तो सेम टूटेगा, 6:5 अभी तोड़े थे ना, रुको गलत तोड़ रहे, 5:4:3। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा को पकड़ो, तो यहाँ n बड़ा है तो n से बड़े वाले को पकड़ो 5 को, यानी n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। अब n-2 से 4 को पकड़ना तो भी 5 आएगा, n-2 से 3 को पकड़ना तो भी 5 आएगा। तो इस तरीके से जो है आपका वो लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो है वो बनाइएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा तो या तो आप ऐसे बनाना या तो वैसे बनाना, जैसे आपको मन करेगा वैसे बनाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 7 का आंसर क्या हो गया, बी। 8 नंबर पे आते हैं, इफ देयर इज ओनली 1 कॉलम इन ए मैट्रिक्स देन इट्स कॉल्ड। अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, एक ही रो है तो उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 5, 8, 11, 16, 15 का माध्य निकाले, मीन्स ऑफ 5, 8, 11, 16, 15। तो देखो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n, यही होता है। तो सिग्मा का मतलब है इन सबको जोड़ो, 5, 8, 11, 16, 15, तो जोड़ करके आएगा 55। 55 को डिवाइड करेंगे नंबर से तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 नंबर है, डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में।
ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है 80, 100, 90, 170, 60, 50 और 40 का माध्यिका निकाले। तो हम अभी सबसे पहले आप लोगों को जो है वो मीडियन निकालने का तरीका बताए थे कि जब कभी भी मीडियन निकालेंगे और ये इंडिविजुअल सीरीज है तो जो भी डेटा आपको दिया रहेगा उसको सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, मतलब कि बढ़ते क्रम में लिख लेना है। तो आओ लिखते हैं। देखो क्या क्या नंबर इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। तो सबसे छोटा 40 है, 40 होगा, 40 के बाद आपका 50 होगा, 50 के बाद आपका 60 होगा, 60 के बाद आप 50 हो गया, 40, 50, 60, 60 के बाद आपका 80 होगा, 80 के बाद आपका 90 होगा, 90 के बाद आपका 100 होगा और 100 के बाद सबसे लास्ट में आपका 170 होगा। ठीक है, ये सब नहीं है जी, ये सबको मत देखने लगना, ये सब नहीं है। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, ये सब हटाते हैं सबको। अब देखो सिंपल तरीका हम आप लोगों को बताए थे कि देखना कि बीच में कौन है। तो देखो ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच में इसका क्या होगा 80 होगा बीच में, क्योंकि 80 से लेफ्ट साइड में भी 3 है, राइट साइड में भी 3 है, तो 80 बीच में है, तो इसका मीडियन होगा 80। अगर ऐसे समझ में आया तो ठीक, नहीं तो आप n+1/2 कर सकते हो। n का मतलब नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, तो 7 + 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। अब फोर्थ कहां गिरेगा 1 2 3 4, तो फोर्थ 80 में गिर रहा है। पीछे से भी देखो 1 2 3 4 80 पे गिर रहा है, तो इसका मोड होगा आपका 4 पे आ रहा है, यानी 80 पे आ रहा है, तो 80 होगा। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 11 निम्न में से कौन सा सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये भी बार बार मॉडल पेपर में पूछ रहा है। हम बताए थे कि सही होता है मीडियन इज इक्वल टू 3 मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड। क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड। ठीक, चलो 12 नंबर पे आते हैं। श्रेणी 3 9 27 का गुणोत्तर मान ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सीरीज 3 9 27। तो देखो जब इन लोग का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे यानी जीएम, तो फॉर्मूला होगा 3 डिजिट है, तो a इंटू बी इंटू सी होगा, यानी कि रूट अंडर क्या क्या है जी 3 है, 9 है और आपका 27 है। तो 3 9 और 27 का चलो उसको गुणन खंडन करेंगे, तो 3 का 3 होगा, 9 का गुणन खंडन 3 इंटू 3 होगा, 27 का गुणन खंडन 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। अब ध्यान ये रखना कि यहाँ 3 डिजिट था, तो आप रूट के बाहर यहाँ पे 3 लगा सकते हो या मत लगाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 डिजिट था, तो ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है इसको 3 डिजिट लेंगे, तो ये 333 1 बन जाएगा, ये 333 1 बन जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो 3 इंटू 3 यानी क्या हो गया 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ में। 2 डिजिट होता तो 2 में तोड़ते, 3 डिजिट है तो 3 में तोड़े। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे, ए टाइम सीरीज हैज ... कंपोनेंट। तो एक टाइम सीरीज का 4 कंपोनेंट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक टाइम सीरीज का 4 कंपोनेंट होता है। ठीक है, देखो आगे बता रहे 4 कंपोनेंट होता है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती है तो परियक्ता होगी। इफ एन इवेंट कैनॉट टेक प्लेस द प्रोबेबिलिटी विल बी। देखो एक इवेंट है जो होगा ही नहीं, एक इवेंट है जो होगा ही नहीं। अगर एक इवेंट है जो होगा ही नहीं तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 होगा। ठीक है, और अगर एक इवेंट है जो 100% है कि होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 1 होगा। लेकिन यहां बोला कि इवेंट होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द्विपद विस्तार रीति आधारित है, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड इज बेस्ड ऑन। तो हम बताए थे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड बेस्ड होता है बाइनोमियल थ्योरम पे, बाइनोमियल थ्योरम पे। द्विघात विस्तार रीति आधारित होता है द्विघात परिमेय पे। क्वेश्चन में देखो ना द्विघात बाइनोमियल बन जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 दो पांचों को एक बार उछालने पर 9 का योग आने की परियक्ता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ए टोटल ऑफ 9 इज ए सिंगल थ्रो ऑफ विथ 2 डाइस। बोल रहा है 2 पांसे को फेंक रहे। देखो आप लोगों को समझाने के लिए सपोज कर लो हम यहाँ पे पांसा बना रहे। ठीक है, इस तरीके से कुछ कुछ जो है वो डाइस बनता है ना जी। लूडो का जो गोटी होता है पांसा, ये 2 पांसा है। कितना पासा है ये 2 पासा। ठीक है, चलो लो इस तरीके से ये 2 पासा है। ठीक है, तो 2 पासा को एक साथ फेंका जाएगा। अच्छा सबसे पहले 2 पासा को फेंका जाएगा तो सम कितना होगा, यानी पहला पासा से 6 आएगा। पहला पासा में 6 डिजिट होता है, दूसरा में भी 6, यानी दोनों पासा को फेंकेगा तो टोटल कितना इवेंट आएगा जी 35। अब बोल रहा है कि इन दोनों पासा को फेंका तो इन दोनों पासा का जो योग है वो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए जोड़ के। अच्छा तो 9 कब आएगा, तो देखो सपोज कर लो पहला पासा में 3 आए, दूसरे में 6 आए, तब 9 आ जाएगा।
या पहले पासा में 4 आए दूसरे पासा में 5 आए तो भी 9 आ जाएगा, या पहले पासा में 5 आए दूसरे पासा में 4 आए तो भी 9 आएगा, या पहले पासा में 6 आए दूसरे पासा में 3 आए तो भी 9 आएगा। क्या इसके अलावा कोई और कंडीशन है जिसमें 9 आएगा? नहीं। तो बताओ ये आखिरकार कितना इवेंट हो गया? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ऐसा 4 इवेंट होगा। कितना होगा? 4। ऐसा 4 बार ऐसा हो सकता है कि 9 आएगा। तो जब हम इसका अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला हम बताए थे, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सम। जो घटना घटित हो सकता है उसको ऊपर लिखना। तो 9 कितना बार आएगा? 4 टाइम। तो 4 लिखेंगे बाय नंबर ऑफ सम मतलब टोटल। तो 2 पांचा को फेंकेंगे तो 6 छक 36 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका, यहां सॉरी 35 लिख दिए गलती से, बाप रे, 36। ठीक है, 36। तो देखो आंसर में 4/36 है, इसलिए आंसर होगा 4/36। या अगर आप इसको चाहें तो काट के 1/9 भी लिख सकते थे। 1/9 तो ऑप्शन में नहीं है, 4/36 है, इसलिए आंसर होगा 4/36। आ गया मेरा बात समझ में? चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पे बोल रहा है, यदि दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य ए, गुणोत्तर माध्य जी तथा हरात्मक माध्य एच हो तो ए जी एच जिस श्रेणी में होगी? बोला गया है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज ए, ज्योमेट्रिक मीन इज जी, हार्मोनिक मीन इज एच। तो बोला गया है ए जी एच जो है वो किसमें होगा? तो 17 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वो जो होगा आपका जीपी में होगा। ठीक है, किसमें होगा? जीपी में होगा। ठीक है, कुछ मत सोचना, बस इसको आंसर याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 18, एक गुणोत्तर श्रेणी का पद 4 है, प्रथम 5 पदों का गुणनफल है। बोला गया है द टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, प्रोडक्ट ऑफ इट्स 5 टर्म। तो क्या बोल रहा है जी जीपी का? ये क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए थे पहले भी। तो बोल रहा है कि जीपी में क्या बोल रहा है? जीपी में इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है? बोल रहा है आपका 4 है। तो इसका टर्म बोला है वो कितना होगा ये बोल रहा है। ठीक है, तो 18 का हम आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसका प्रोडक्ट कितना है? 4, और बोल रहा है इसका टर्म जो है 5। प्रोडक्ट का मतलब होता है जी वैल्यू, और टर्म का मतलब होता है डिजिट। तो देखो क्या, ध्यान से समझना, कितने टर्म बोला? 5 टर्म। तो 5 का ऊपर में लिख देना पावर, जो पावर होगा या जो प्रोडक्ट होगा उसको ऊपर में लिख देना। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, ये 5 है, टर्म 5 टर्म है, तो 5 का 5 लिखेंगे और इसका पावर जो है यहाँ पे 4 डालेंगे, तो 5 का पावर 4 इनमें से आंसर होगा। तो यहाँ पे 5 का पावर 4 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, ऐसे बोलता है कि मान लो एक जीपी है और जीपी में 7th प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 3 टर्म रहता, तो क्या होता जी? तो 3 का पावर जो है ऊपर में मेरा चला जाता 7। आ रहा है समझ में? जो पावर होगा उसको जो है वो ऊपर दिखाना, टर्म को नीचे, टर्म का पावर, टर्म जो टर्म होगा ऊपर क्या दिखाना? इसका पावर दिखाना। सिंपल, उतना माथा पीछी करने मत चले जाना इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 19, समांतर अनुक्रम, ये समांतर श्रेणी मतलब एपी है, 2 5 8 11 डॉट डॉट का 10वां पद, 10th टर्म निकालने बोला है, 2 5 8 11। तो अभी अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे बनाए थे वैसे सेम इसको हम लोग बनाएंगे। तो आई होप 19 नंबर क्वेश्चन इजी है, ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 29, और ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर 29 नहीं है, लेकिन इसका आंसर 29 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये मॉडल पेपर 1 में भी था, 2 में भी था और अब 3 में भी है। तो देखो इसको अच्छा से करते हैं, बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है? इफ 70, K, 100 इन एपी, अगर ये सब एपी में है बोल रहा है। क्या क्या है एपी में? बोल रहा है 70, K, 100 एपी में है। तो बोला है K का वैल्यू, तो हमको पता है ये T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3 होता है। तो एपी में टर्म जो होता है वो T3 माइनस T2, सॉरी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। तो चलो सबका वैल्यू डालो। तो T2 में क्या है? K माइनस, इसमें क्या है आपका T1 70 इज इक्वल टू T3 क्या है? 100 माइनस T2 क्या है? K। अब इसको सोल्व करो तो K ये इंटू इक्वल टू के उधर में माइनस K है, इधर में आ जाएगा तो प्लस K होगा। ये 100 है, ये माइनस 70 है, उधर चला जाएगा तो प्लस 70, यानी 100 में 70 जुड़ जाएगा तो ये 170 होगा। यानी कि ये 2K इज इक्वल टू 170, यानी कि K इज इक्वल टू 2 से 170 को डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पचे
8 2 पचे 10 यानी कितना आएगा 85 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 85। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन भी बार बार पूछ रहा है कि बोल रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 2 लेटर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ केट। केट शब्द से एक बार में दो शब्द लेके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 6। बार बार समझाए हैं। 22 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बोला गया है इफ ए एक सेट है जिसमें ए और बी एलिमेंट है तो यहां से कौन उसका सब सेट नहीं होगा। तो देखो हम समझाए थे आप लोग को उस समय भी, अगर एक सेट है ए जिसका एलिमेंट है ए और बी तो इसका सबसेट क्या क्या होगा। तो सबसेट सबसे पहले तो ए होगा जो दिया है, दूसरा सबसेट इसका बी होगा और तीसरा सबसेट हमेशा 0 होता है। क्या होता है हमेशा 0। ठीक है, तो यानी 0 भी सबसेट होगा, ए भी सबसेट होगा, बी भी सबसेट होगा। ये जो नल सेट है, ये जो नल है ये सबसेट नहीं होगा नल सेट, क्योंकि ऐसे 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 इसको नल सेट बोला जाता है। ठीक है, नल सेट सबसेट नहीं होगा तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा -7 इंटू 7x - 2। ठीक है, उतना इसके पीछे माथा पीछे नहीं करना। 24 का राइट आंसर, 24 का जो आंसर है वो सिंपल है। हम आप लोगों को बताए थे कि जब भी डिटर्मिनेंट्स हटता है, इंटीग्रेशन हटता है तो प्लस में 5 का जब आंसर आएगा इंटीग्रेशन का तो प्लस में 5 आएगा। क्या यहां ऑप्शन में आंसर में कहीं भी प्लस सी है? गलत बोल रहे हैं जी। जब कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन का आंसर हमेशा प्लस सी में आता है। तो क्या यहाँ आंसर में कहीं भी प्लस सी है? नहीं है, एक जगह है प्लस सी, तो इसका राइट आंसर होगा चुपचाप प्लस सी डाल देना, उतना कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। 27 नंबर का 25 का बोल रहा है समानांतर श्रेणी की गणना करने के लिए वर्ग अंतराल होना चाहिए। फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन द क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल, यानी समान होना चाहिए क्लास इंटरवल। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है श्रेणी में पदों के निरपेक्ष विचलनों का योग न्यूनतम होता है। द सम ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएबल ऑफ द, ये आप लोगों को बताए हैं। इसका आंसर आप लोग हमको खुद जो है वो कमेंट करके अभी हमको बता देना। ठीक है, इसको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे बोल रहा है इफ मीन दिया है 31.25, मीडियन दिया है 13.5, देन द मोड। तो मोड क्या होगा? तो हमको पता है फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, तो चलो वैल्यू पुट करो। तो 3 इंटू मीडियन कितना है भाई? मीडियन का वैल्यू है 31.5, तो 31.5 माइनस 2 इंटू मीन का वैल्यू कितना है? मीन का वैल्यू है 31.25। चलो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 तिया 15 के 5 हाथ में हासिल 1, 3 एकन 3 और 1 4 और 3 चौके 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी के 10, 2 दूनी के 4 और 1 5, माइनस हो गया 2 और ये हो गया 2 तिया 6। अब इसको माइनस कर देना, माइनस करके जो आएगा वो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये माइनस होगा तो ये 0 का माइनस होगा तो 0 का 0 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 से ये घटेगा तो 2 बचेगा, 9 से 6 घटेगा 3, यानी 32.00 यानी कि 32, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आया समझ में? 27 का आंसर ये होगा। ठीक है, चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिए। चलो 27 हो गया। आगे जल्दी जल्दी अब बनाते हैं। ठीक है, 28 नंबर पे बोल रहा है इन द केस ऑफ अनइक्वल साइज। अगर अनइक्वल साइज होता है तो क्या होता है? तो याद रखना अनइक्वल साइज में सबसे बड़ा होता है मीन, इसके बाद आता है आपका ज्योमेट्रिक मीन, इसके बाद आता है आपका हार्मोनिक मीन। ये रूल है। तो ज्योमेट्रिक मीन को एक्स बार से दिखाते हैं तो पहले एक्स बार होगा, फिर उसके बाद जीएम होगा, उसके बाद जो है वो एचएम होगा। सबसे बड़ा मीन, उसके बाद जीएम, उसके बाद एचएम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर पे बोला मौसमी उच्चवचन है द सीजनल फंक्शंस आर। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आवधिक एवं नियमित यानी पीरियोडिक एंड रेगुलर। 30 पे बोल रहा है यदि एक घटना घटित हो सकती है तो पर्यायता होगी। इफ एन इवेंट टेक्स प्लेस सर्टेनी द प्रोबेबिलिटी विल बी। तो अगर एक घटना है जो घटना घटेगा ही घटेगा तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो +1 होगा, और अगर नहीं घटेगा तो 0 होगा। समझाए हैं। 31 नंबर पे अंतरण की सरल विधि है द सिंपल मेथड्स टू इंटरपोलेशन इज। इंटरपोलेशन बनाने के लिए सबसे सिंपल मेथड है लैग्रेंज मेथड। कौन सा मेथड? लैग्रेंज मेथड, यानी ऑप्शन सी। 33 का बोल रहा है लैग्रेंज विधि है द लैग्रेंज मेथड इज। इसका आंसर आप लोग एक बार नेट पे ढूंढ लेना, सर्च करना एमसीक्यू में द लैग्रेंज मेथड इज, और इसका आंसर कमेंट करके बताना। अगर नहीं आंसर मिलेगा तो इसका आंसर हम आप लोगों को जो है वो पिन कर देंगे। ठीक है,
33 नंबर बोला गया है द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 43 एंड 77। 43 और 77 के बीच समांतर माध्य निकालें। अर्थमेटिक मीन मतलब होता है एम, और एम का फॉर्मूला हम बताए थे ए प्लस बी बाई 2 होता है। तो ए मतलब हो गया कि 43 प्लस बी मतलब हो गया 77 और बाय 2। तो ऐड करो भाई, 7 3 10 के 0, हाथ में असील 1, 7 4 11 और 1 12, डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आया 60। 60 देखो ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया है श्रेणी 2 8 32 के पहले 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ए सीरीज 2 8 35। तो देखो 2 8 35 बेसिकली ये किस में है आपका, तो ये बेसिकली आपका जो है ये आपका जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है जीपी में। तो जीपी में देखो ये आर होता है, तो इसका ये 3 टर्म दिया है, तो आपको बोला है 5 टर्म का योग निकालने बोला है। तो ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म के बाद फोर्थ टर्म निकालना, फोर्थ टर्म के बाद फिफ्थ टर्म निकालना। इसको आप चाहे तो एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। तो 2 8 32 हम इसको बताने का कोशिश करते हैं। नीचे देखो क्या क्या दिया था जी, 2 दिया था, 8 दिया था, 32 दिया था, और इसका फर्स्ट 5 टर्म का सम निकालने बोला। तो हमको पता है जीपी का फर्स्ट टर्म होता है ए यानी कि 2, फिर कॉमन रेशियो निकलता है तो 8/2 यानी कि कॉमन रेशियो है आर। तो ये थर्ड टर्म तक तो दे दिया, हमको फोर्थ टर्म निकालना है यानी T4। तो T4 निकलेगा, फॉर्मूला होता है ए आर का पावर n-1। ठीक है, तो ए का मतलब देखो वैल्यू कितना है 2 है, इंटू आर का वैल्यू कितना है 4, एन का मतलब कितना टर्म निकालना है तो फोर्थ टर्म, तो ये हो गया 4th - 1 पावर में। तो फिर ये 2 × 4, 4 का पावर हो गया 3 इज इक्वल टू 2 इंटू, जब फोर्थ का पावर क्यूब है तो 4th × 4th × 4th करेंगे ना जी, तो ये 64 आएगा। फिर इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 128 आया। तो ये कितना टर्म आया, फोर्थ टर्म। हमको 5 टर्म तक बोला है, तो अब निकालते हैं T5। तो T5 सेम निकलेगा AR n-1। तो A का वैल्यू 2 हो गया, R का वैल्यू 4 हो गया, N का मतलब फिफ्थ टर्म, तो 5th - 1 यानी कि 2 × 4 का पावर 4 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 का पावर है ये 256 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 512 आ गया। ठीक है, अब टोटल करने बोला, तो चलो आओ टोटल किया जाए। तो बताओ फर्स्ट टर्म कितना है 28 प्लस, दूसरा टर्म क्या है 8 प्लस, तीसरा टर्म क्या है 32 प्लस, फोर्थ टर्म अभी निकाले 128 प्लस, फिफ्थ टर्म क्या है 512। अब इन सबको जोड़ दो, तो जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो जोड़ करके आएगा 682। ठीक है, अब 682 कितना नंबर पे है, ऑप्शन नंबर ए पे है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए बात समझ में मेरा, चलो ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 682 ए नंबर। ठीक है, 35 नंबर बोल रहा है, ये होता है देखो 0, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, फैक्टोरियल 0। तो हम बताए थे फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है। 36 नंबर, 2 पंक्ति समान होने पर सारणी का मान होगा 2 rows आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर एक डिटर्मिनेंट्स है और एक डिटर्मिनेंट्स का अगर 2 वैल्यू जो है वो इक्वल होगा, तो उसका 2 रो अगर इक्वल होगा, एक डिटर्मिनेंट्स में अगर 2 रो अगर इक्वल होता है तो उसका जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू आप लोगों का 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। ठीक, 1 होता है। अगर आप लोगों को डाउट है तो एक बार आप इसको क्या करना, अगर आप लोगों के पास एग्जाम स्कोरर का बुक है तो डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर में जाना, वहां पे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, वहां से भी आप इसको देख सकते हो। देखो 37 नंबर पे बोला ये जो सिंबल है इसको बोला जाता है नल सेट। क्या बोला जाता है इसको, नल सेट। नल सेट का मतलब है खाली, और ये जो बीच में जो उल्टा यू दिख रहा है इसका मतलब इंटरसेक्शन। तो बोल रहा है एक सेट जो पहले से खाली है उसका इंटरसेक्शन करेंगे किसी एक सेट से, यानी ए मतलब दूसरे सेट से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो सर इसका रिजल्ट आएगा खाली। इसका रिजल्ट क्या आएगा, खाली, यानी कि कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहला सेट खाली है तो दूसरा सेट के साथ कॉमन निकालेंगे तो खाली ये निकलेगा। ठीक है, ए इसका आंसर होगा सी नंबर। 38 नंबर पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है, विच रिलेशन इज करेक्ट। तो हम बताए हैं करेक्ट होता है GM = √AM × HM। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, एनपीआर का फॉर्मूला। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n - r। इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n - r। ठीक है, एक बात आप लोग सुन लो, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 36 है, एक बार आप लोग 36 का आंसर चेक कर लेना और हमको चेक करके इसका आंसर पिन करके बताना। तो
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 बोला गया है एपी में दिया है एक टर्म है Tn इज इक्वल टू 3n+5, तो उस एपी का पदांतर यानी कि डी निकालने बोला है, डी इज इक्वल टू व्हाट। तो सर डी तभी आप बता पाइएगा जब आपको एपी का पता हो। तो चलो पहले एपी निकालते हैं। तो चलो ना मान लेते हैं कि n का वैल्यू 1 है, ठीक है, और यहाँ इक्वेशन क्या दिया है 3n+1, तो n की जगह 1 पुट करो, तो 3 × 1+5 इसका मतलब है 3 + 5 इसका मतलब है कि 8। चलो n की जगह 2 पुट करो तो इक्वेशन होगा 3n+5 है, तो ये हो गया 3 × 2 + 5 यानी कि ये हो गया 6 + 5 यानी कि 11। अच्छा चलो तो Tn इज इक्वल टू 3 पुट करो, तो 3 × 3 + 5 इज इक्वल टू 9 + 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, ठीक है, तो ये कितना आएगा आपका 14। तो देखो एपी क्या आया, एपी आया 8, 11 और 14। अच्छा 8, 11 और 14 बताओ तो कितना कितना का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सर देख रहे हैं 3 3 का है, तो डिफरेंस होगा इसका 3, यही तो निकालने बोला था, ठीक है। तो डिफरेंस तभी पता होगा जब एपी है। जो जो क्वेश्चन आप लोगों को छोड़े हैं प्लीज उसका आंसर कमेंट करके बता देना, और जो जो क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट होगा उसको दोबारा जो है वो कमेंट करके पूछ लेना। तो हम लोग जेक का मॉडल पेपर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, कोडरमा का तीनों सेट का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, अब बचता है सब्जेक्टिव। तो ट्राई करेंगे कि आज ही हम आप लोगों को कम से कम 1 या 2 सब्जेक्टिव जो है वो अपलोड कर दे कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है।